मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए नई रणनीति बना रही हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर और चुनौती दी जा सके। ऐसे में पूरा विपक्ष एक होने का प्रयास कर रहा है, एक होने की जुगत लगा रहा है और हर आदमी इस समय ये कयास लगा रहा है कि इस विपक्ष के द्वारा ये जो गठबंधन होगा उस गठबंधन में कौन सी पार्टी होगी, कौन सी पार्टी नहीं होगी। इस तरीके के तमाम कयास आए दिन लगाए जा रहे हैं। अभी फाइनल रिजल्ट कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में भी काफ़ी कुछ हलचल चल रही है। तो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इसके AIMIM के जो ओवैसी की पार्टी है, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिल, उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सुन लें। साफ किया है उन्होंने पूरी तरीके से कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो 23 जून को, आगामी 23 जून को जो एक बैठक बुला रही हैं, उसमें उन्होंने ओवैसी की पार्टी यानी अमीम और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की जो पार्टी है उसको निमंत्रण नहीं भेजा है, न्योता नहीं भेजा है उस बैठक में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने पूरे विपक्ष पर सबकी पोल खोलते हुए जो निशाना साधा है, क्या कुछ कहते हैं आदिल, उसके बारे में चर्चा आपके साथ करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर कहा है कि अगर भाजपा को हराना है, भाजपा को कड़ी टक्कर देनी है और बाहर का रास्ता दिखाना है सत्ता से, तो सभी पार्टियों को मायावती और अमीन की ज़रूरत पड़ेगी और मायावती और अमीन के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। कोई भी गठबंधन मायावती और ओवैसी की पार्टी यानी अमीन के बिना पूरा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि मायावती के पास जो अपना वोट बैंक है, दलित वोट बैंक यानी कि 22% वोट बैंक, मजबूत सॉलिड वोट बैंक, वो उनका आधार है, वो उनका कहना चाहिए स्ट्रेंथ पिलर है उसका। और जो ओवैसी की पार्टी है उसके पास इस समय कहना चाहिए अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, ऐसा वो दावा करते हैं। और जब तक ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है दलित प्लस मुस्लिम का, ये अगर किसी के साथ नहीं जाएगा, उसका सत्ता में आना लगभग नामुमकिन है। और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना तो दूर की बात है, उसका सामना भी कर पाना भी लगभग जो है असंभव सा दिखाई देता है। तो आदिल जो हैं वो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं अमीम पार्टी के। उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष के सभी लोगों की पोल खोली है और वहीं बहन मायावती को उन्होंने जो है कद्दावर नेता बताया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। उसके पास आज भी अपने 10 सांसद हैं और हर जगह वो लोकसभा के चुनाव लड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस बसपा का रहता है उससे हम नज़र नहीं हटा सकते हैं, उससे नज़र नहीं चुरा सकते हैं, उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आदिल जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में यदि कोई पार्टी, विपक्ष अगर एक होता है, एक साथ एक मंच पर आता है और उसमें बहुजन समाज पार्टी को शामिल नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। और साथ ही जो ओवैसी की पार्टी है अमीन, उसको भी अगर नज़रअंदाज करता है तो ये भी बहुत बड़ी गलती होगी। और उन्होंने तमाम जो नेता हैं उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार का आप इतिहास देख लीजिए, ममता बनर्जी का इतिहास देख लीजिए, और तेजस्वी यादव अभी बहुत नए खिलाड़ी हैं, बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं, उन्हें राजनीति की अभी उतनी समझ नहीं है। ये सब उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस को भी उन्होंने लपेटे में लिया, कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि 1977 में इंदिरा गांधी को भी ये
इनके पास आना पड़ा था, इनकी शरण लेनी पड़ी थी। और इसी तरीके से अगर ये इस समय जो विपक्षी पार्टियां अगर कोई गठबंधन करती हैं तो उसमें बिना मायावती के और बिना ओवैसी के किसी का भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हालांकि दोनों ही पार्टियों पर, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी, दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का या बी पार्टी होने का इल्ज़ाम लगता रहा है। इसको इन्होंने दूसरे के ऊपर भी डाला है कि हमने हमेशा से मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले का विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी दलितों की और अल्पसंख्यकों की कहना चाहिए कि बिल्कुल भी हितैषी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी दोनों की ही उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है और कभी भी किसी विपक्ष ने इन दोनों के मुद्दों पर ही खुलकर नहीं बोला है। दलितों के ऊपर भी नहीं बोला है और मुसलमानों के मुद्दों को लेकर के भी किसी ने कभी कुछ नहीं बोला है। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने सबको एक ही सूत्र में पिरो दिया है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हैं और उन्हीं के साथ ये लोग चल करके काम करते हैं। नीतीश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे फिर आपके लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, सबको कहा कि एक हर किसी ने किसी न किसी समय पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और कश्मीर में जो कुछ भी फैसले लिए गए उस पर अरविंद केजरीवाल ने और 3 तलाक पर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। तो ये सब लोग एक ही श्रेणी में आते हैं और इन्होंने हमेशा से ही दलितों की और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की है। लेकिन अगर आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है तो उन्हें मायावती की शरण में आना ही होगा, ओवैसी की शरण में आना ही होगा। इन दोनों के बिना आप चुनौती नहीं दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा कहना है बिहार के अमीम प्रदेश अध्यक्ष आदिल का। वो क्या कुछ कहते हैं वो सब हम आपको इस वीडियो के आखिर में सुनवाएंगे, उनको सुनिएगा, देखिएगा। और इस बात का तो खैर देखिए अंदाज़ा सभी लोग लगा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जब गठबंधन होगा विपक्ष की पार्टियों का तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी की उपेक्षा कर सके, क्योंकि सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में, देश की राजनीति में बीएसपी का और बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या स्थान है। बसपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास अपना खुद का इतना बड़ा वोट बैंक है, जिसमें सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताऊं जो मेरा खुद का अनुभव, पर्सनल अनुभव कहता है, वो ये कि जब मुसलमान किसी के साथ एकजुट होकर जाता है तो निश्चित रूप से उस पार्टी को जीत मिलती है, सुनिश्चित हो जाती है उसकी जीत। इस बात को कोई माने या न माने, लेकिन ये कटु सत्य है। आप देखिए कि 2022 के इलेक्शन में जिस तरीके से एक तरफा होकर के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था और निकाय चुनाव में इस बार काफ़ी हद तक मुस्लिम मतों का बंटवारा हो गया और वो अमीन के साथ ज़्यादातर चला गया, ओवैसी की पार्टी के साथ ज़्यादातर चला गया। इसीलिए नतीजे जो आए वो आपके सामने हैं। तो आप मुसलमानों को अनदेखा नहीं कर सकते, उनका वोट बेहद अहमियत रखता है। अगर वो किसी को एकजुट होकर के एक धड़ा बन करके वोट देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस पार्टी की नैया पार लग जाती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप ये देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की 3 तलाक वाली नीति हो या और दूसरी जो चीज़ें हो, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई थी। और जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तब तो आपको वैसे तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी बताती हूँ और शायद आपको यकीन आए कि मुस्लिम महिलाओं ने मतलब खुलकर वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को 3 तलाक के नाम पर। ये सच है, दिया था। अब आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने वो सब
चीज़ों की कितनी दुर्दशा कर दी, दुर्गति कर दी, ये तो उनको अंदाज़ा नहीं रहा होगा। अब चूंकि दिया था इस नाम पर तो ज़रूर दिया था, ये तो फैक्ट है। इसी तरीके से यही कहा जाता है कि मुस्लिम जो मतदाता है जब वो देता है वोट तो एक तरफा होकर के देता है, उसमें फिर कोई बंटवारा होता नहीं है कि आधा इधर और आधा उधर। इसी तरीके से जो दलित वोट बैंक है, मायावती का खुद का वोट बैंक है, वो भी मायावती के साथ ही हमेशा रहता है और उसमें सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और दूसरी पार्टियां भी करती हैं। जबकि ये वोट बैंक भी मुझे 2019 और 17 में भी, और बल्कि 14 में, 14, 17, 19, 22 इसमें मुझे कहीं ना कहीं जो जाटव वोट बैंक है उसको छोड़ करके जो दूसरी ऐसी बिरादरियां हैं उनको अगर मैं कहूँ तो वो मुझे खिसकता हुआ दिखाई दिया था। तो इसीलिए उनको रोक के रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो मायावती का खुद का वोट बैंक है वो कहीं जाता नहीं है, इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है और ये बात बिल्कुल सच है। तो अगर कोई ये सोचे कि हम गठबंधन करेंगे और उसमें मायावती को और ओवैसी को शामिल नहीं करेंगे तो ये बड़ी भूल होगी और इनके बिना किसी भी गठबंधन की आप कहना चाहिए कि कल्पना नहीं कर सकते और फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना जो है वो मुश्किल सा हो जाएगा। और इसी तरीके से क्योंकि अब आप देखिए जिस तरीके से अभी बसपा सुप्रीमो ने थोड़े थोड़े संकेत दिए हैं वो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ने भी दिए हैं कुछ इधर बीएसपी की तरफ, तो ये तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं गठबंधन तो होगा। लेकिन जिस तरीके से आदिल जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अमीन पार्टी के, उन्होंने जिस तरीके से सबको जो है अपने निशाने पर लिया, उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि जिस तरीके से दलितों की और मुसलमानों की उपेक्षा की गई, उनके सारे मुद्दों की उपेक्षा की गई, उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये तभी संभव है जब विपक्ष एकजुट होकर के एक मंच पर एक साथ आए। तो ये जानकारी आप लोगों के साथ आज साझा करनी थी और इसी तरीके की और तमाम बातें, तमाम मुद्दे आप लोगों के साथ साझा करती रहूँगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। आपने ये गिनवा दिया कि आपसे क्यों दिक्कत है, बहन जी से क्यों दिक्कत है ये जरा बताइए। भाई पूछिए, क्योंकि बहन जी ने आवाज़ किया कि दलित आईएएस ऑफिसर के हत्यारे को क्यों आपने छोड़ा। बहन जी पूछ रही हैं, उनके लोग पूछते हैं कि 8,000 करोड़ से ऊपर पैसा था दलित स्कॉलरशिप में, SC/ST स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक, उसका पैसा आपने दूसरे फंड में खर्च कर दिया, वो पुल पुलिया बन गया, वो दलित बिरादरी को क्यों नहीं दिया। बहन जी पूछ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं, जब उत्तर प्रदेश में बहन जी थी, चीफ मिनिस्टर रहती हैं, तो उन्होंने रघुराज प्रताप इनके जो उर्फ सो कॉल्ड राजा भैया को डांड में रस्सा लगा के पोटा लगाया था। बहन जी औसा एडमिनिस्ट्रेशन दिखाती है। बहन जी वहाँ पर उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई थी। नीतीश जी से पूछती है कि आपका उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी ज़मीन पर कब उतरेगा, बच्चे कब पढ़ेंगे। सिर्फ बिल्डिंग बन गया है लेकिन ना वहाँ के प्रोफेसर को 6-6 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये सवाल बहन जी करती हैं तो दिक्कत होता है। हम तो सवाल करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बिना बीएसपी और MIM के सरकार बनाना संभव नहीं। इनको इंदिरा गांधी जी कांग्रेसी जो नहीं जानते हैं, जाके पता कर लीजिए कि आपकी जो ग्रेट लीडर थी इंदिरा जी, उनको दारुसलाम आना पड़ा था 1977 में। तो अभी तेजस्वी यादव बहुत बच्चा है, नीतीश जी तो अभी किधर जाएंगे कोई नहीं जानता है। आपको भी दारुसलाम इंशाल्लाह आना पड़ेगा। बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम ये जानती है कि आप मुसलमानों को, दलितों को अछूता रखना चाहते हैं। बिना बसपा, बिना MIM के आपका कोई गठबंधन, भाजपा को आप नहीं हरा सकते। भाजपा को हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं। सबसे पहले भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।